है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी के गुजरात दौरे की। आज फिर से गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। एक हफ्ते में तीसरी बार गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में सीएम की जनसभा होनी है और द्वारकाधीश का दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम, ऐसी जानकारी है। तो देखिए, आज फिर गुजरात में चुनावी प्रचार करते हुए सीएम योगी दिखाई देने वाले हैं और एक हफ्ते में तीसरी दफा गुजरात के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में उनकी चुनावी सभा होनी है। वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और द्वारकाधीश के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो गुजरात चुनाव को लेकर लगातार वहां प्रचार को और धार देने में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और आज मैनपुरी में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। कई जगहों पर जाकर के वोट की अपील करेंगे अखिलेश। सपा कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ के साथ बैठक भी वो करने वाले हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव की मौजूदगी, ये कहा जा रहा है कि प्रचार करेंगे अखिलेश और यहां पर भी कई जगहों पर वो जाएंगे जहां जाकर के वोट की अपील करेंगे। डिंपल यादव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कई जगहों पर जाकर के वोट की अपील, लोगों को डिंपल यादव को जिताने के लिए उनसे मिलेंगे, उनसे अपील करेंगे। मैनपुरी में लगातार डटे हुए हैं अखिलेश यादव। चुनावी प्रचार वो लगातार कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर के कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी लगातार कर रहे हैं। सपा कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ के साथ बैठक भी होने वाली है। बैठक लेंगे अखिलेश यादव और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। कई जगहों पर वो जाने वाले हैं और वहां पर जाकर के वोट की अपील करेंगे डिंपल यादव के लिए। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में आज भी जारी रहेगी हरीश रावत की भारत पद यात्रा। आज हरीश रावत की नसीरपुर और चंद्रपुर में पद यात्रा होनी है। नसीरपुर और हरचंदपुर बताया जा रहा है जहां पर ये पद यात्रा को वो आगे बढ़ाएंगे। निजामपुर, हरजोली जट, सिकंदरपुर में भी जाएंगे हरीश रावत। मुंडलाना होते हुए लंढौर तक पदयात्रा करेंगे हरीश रावत और 25 नवंबर तक हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है। आज किन किन जगहों से होकर के गुजरेगी पूर्व सीएम हरीश रावत की ये पदयात्रा, इसके बारे में डिटेल्स आपके सामने है। 25 नवंबर की तारीख है जब तक ये पदयात्रा इनकी चलने वाली है। हरिद्वार में आज भी जारी रहेगी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत की पदयात्रा। नसीरपुर और हरचंदपुर में उनकी पदयात्रा होगी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। निजामपुर, हरजोली जट, सिकंदरपुर में भी उनकी पदयात्रा होकर के गुजरेगी। यहां से मुंडलाना होते हुए लंढौरा तक पदयात्रा उनकी जाने वाली है और जहां जहां से पदयात्रा आगे बढ़ रही है वहां पर जो स्थानीय नेता हैं, जो समर्थक, प्रशंसक हैं हरीश रावत के, वो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, वहीं हरीश रावत की हरिद्वार में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब निपट चुकी है और कांग्रेस का अब कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। उन्होंने कहा कि तमाम दलों के लोग टूट करके भाजपा में लगातार शामिल हो रहे हैं और सही मायनों में भाजपा ही देश को जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में हरीश रावत की यात्रा का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, ये कहा है भाजपा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम लेने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। सिर्फ देश को जो जोड़ सकती है वो पार्टी बीजेपी है और उन्होंने हरीश रावत की पदयात्रा पर तंज कसा है। देश से निपट गई कांग्रेस। बीएसपी भी देश में नहीं है ही नहीं। अब तो लोगों ने ठान लिया है इस देश से बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है। ब्लैकमेलिंग, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये अहंकारी लोगों को तभी खत्म होंगे जब मेरा अनुसूचित समाज का व्यक्ति भी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। अवनीश सिंह नाम के एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर के ठगी की जाती थी। लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है आरोपी। सचिवालय में नौकरी के नाम पर देखिए, लखनऊ से बड़ी खबर, ठगी का काम किया करता था अवनीश, इसका नाम है। जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसी की फोटो भी आप देख पा रहे हैं। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर के ठगी ये करता था, ऐसी खबर है। और लाखों रुपए की ठगी ये अभी तक कर चुका है, ठगी को अंजाम दे चुका है। अब इससे और डिटेल्स ली जाएगी और पूछताछ होगी। ये बड़ी जानकारी है। सचिवालय में नौकरी के नाम पर लाखों ठगने का इस पर आरोप है। नाम अवनीश सिंह बताया जा रहा है।
इसका नाम प्रकाश में आया था कि इसके द्वारा जो सचिवालय में भर्ती के नाम पर जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड करने की बात आई थी और पैसा लेने की बात आई थी। निरंतर ये अभियुक्त जो है वो वांछित तब से चल रहा था और इसको अब गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरठ से अगली खबर है। मेरठ पुलिस ने फर्जी आर्मी ऑफिसर को किया गिरफ्तार। आर्मी में भर्ती के नाम पर 2 युवकों से 16 लाख की ठगी का इस पर आरोप है। गिरफ्तार शख्स का नाम राहुल, खुद को आर्मी ऑफिसर ये बता रहा था। दौरोला थाना पुलिस और आर्मी की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम आरोपी से पूछताछ में लगातार जुटी हुई है। गिरफ्तार शख्स का नाम राहुल, खुद को आर्मी का ऑफिसर ही बताता था। पुलिस और आर्मी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, इसको गिरफ्तार किया और अब इंटेलिजेंस की टीम भी इससे लगातार पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी मेरठ से है। आर्मी में भर्ती के नाम पर ठगी का आरोप है। पुलिस ने फर्जी आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया। तस्वीर आपके सामने। राहुल नाम का एक व्यक्ति जो कि स्वयं को आर्मी का सिपाही बताया था, उसके द्वारा आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर उससे कुल 16 लाख रुपए लिए गए। ये 16 लाख रुपए उसकी अपनी भर्ती और उसके भाई की भर्ती के नाम पे लिए गए थे। इसके उपरांत उसको एक यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई गई, आईडी भी दी गई, ट्रेनिंग कराने की भी बात बताई गई है। इस संबंध में थाना दौराला पर समुचित धाराओं में अभियोग राहुल, बिट्टू और राजा नाम के 3 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इसमें 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और कानपुर से भी हादसे की खबर है। कानपुर में इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आने से बुजुर्ग की जान चली गई। जीटी रोड पर मजार के पास बस ने रिक्शा को टक्कर मारी और बुजुर्ग रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत की खबर है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। कानपुर से खबर, इलेक्ट्रिक बस की टक्कर से बुजुर्ग की जान चली गई। जीटी रोड पर मजार के पास बस ने रिक्शा चालक को टक्कर मारी और बुजुर्ग रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत की खबर है। हादसे के बाद से जो आसपास के लोग, स्थानीय लोग हैं, उनमें गुस्सा दिखाई दे रहा है, नाराजगी है। बड़ी खबर कानपुर से, इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है और ये कहा जा रहा है कि बस ने रिक्शा चालक को टक्कर मारी और सामने बुजुर्ग, इस टक्कर की वजह से बुजुर्ग की जान चली गई है। अब हादसे के बाद से ही लोगों में यहां पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। बस ने पीछे से इलेक्ट्रिक बस को, रिक्शा को टक्कर मारी, उसके बाद यह हादसा हुआ। बड़ी खबर हादसे से है, जहां एलपीजी सिलेंडर फटने से मां बेटे की मौत की जानकारी मिल रही है। घटना हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के चौक गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मां बेटे घर बाहर कहीं गए हुए थे। शाम में जब घर लौटे तो सिलेंडर से गैस लीकेज करके पूरे घर में फैल गया। इसी दौरान माचिस वहां पर उन्होंने जला दी, जिससे घर में आग लग गई और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में मौके पर ही मां बेटे की मौत की खबर है। वहीं घर में रखे सभी सामान भी जल करके राख हो गए हैं। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सिलेंडर में धमाका, जिसके बाद यह हादसा, मां बेटे की जान गई है। रिसाव हो रहा था, लाखों की संपत्ति का नुकसान भी यहां पर हुआ है, कहा जा रहा है। सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रयागराज एसटीएफ और सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लग्जरी बस से बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है। मौके से पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही पुलिस ने लग्जरी बस और उसके साथ चल रही एक इको स्पोर्ट कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई मुजेश टोल प्लाजा के पास की और जहां लग्जरी बस से करीब 78 पेटी अंग्रेजी शराब को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए लोगों में अभिषेक पांडे, ये नाम बताए जा रहे हैं, संतोष चौधरी, प्रिंस कुमार, अर्जुन बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, जबकि खलासी गणेश प्रजापति, मायाराम और ड्राइवर मोहम्मद असद नोएडा के कासीराम कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल में कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बिहार ले जानी थी ये शराब जो बरामद किया गया है और साथ में आरोपियों को भी पकड़ा गया। 6 गिरफ्तार किए गए हैं। चंदौली से अगली खबर है। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत की जानकारी मिल रही है। सैयद राजा थाना क्षेत्र के बघई गांव के पास यह हादसा बताया जा रहा है। कैमूर के रामगढ़ के रहने वाले शिवम और विपिन की मौत की जानकारी है।
चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। सैयद राजा थाना क्षेत्र के बघई गांव के पास यह हादसा बताया जा रहा है और इसमें 2 लोगों की जान गई है। शिवम, विपिन इनका नाम बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अब इनकी शिनाख्त होगी, उसके बाद जो इनके परिजन हैं उन तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, उनको इत्तला किया जाएगा। ये चंदौली से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 2 पर जबरदस्त ये हादसा हुआ। ट्रक बाइक की टक्कर हो गई और उसमें शिवम और विपिन की जान गई है। 2 युवक बताए जा रहे हैं। बगही गांव के पास ये हादसा हुआ है। तुरंत ही पुलिस वहां पर पहुंची और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ट्रक बाइक की टक्कर जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। अब ये दोनों ही युवक कहां से आ रहे थे, कहां के रहने वाले हैं, इनके परिजन कहां रहते हैं, इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाएगी। लेकिन सबसे पहले दोनों के शवों को अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। कैमूर के रामगढ़ के रहने वाले शिवम बताए जा रहे हैं और फिर ये जानकारी मिली है। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल भेजा। जबरदस्ती हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2 युवकों की जान गई। अब आगे बढ़ते हैं। बात आजम के गढ़ में कौन जीतेगा बाजी, क्योंकि जिस सीट पर पिछले 4.5 दशक से आजम खान और उनके परिवार का कब्जा रहा है, उस सीट पर आजम खान का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि ये पहली मर्तबा है जब आजम खान इस लड़ाई में नहीं है। आजम ने अपनी पूरी विरासत वाली इस सीट पर अपने करीबी आसिम राजा को उतार दिया है, लेकिन आजम खान के सामने मुश्किल यह है कि वो चुनाव पर ध्यान दे या फिर अपनी जमानत पर, क्योंकि जिस हेट स्पीच मामले में उनकी मुश्किल बढ़ाई, उस पर 2 दिसंबर को बड़ी सुनवाई होने वाली है। आजम के गढ़ में कौन जीतेगा बाजी, रामपुर की जनता किस पर होगी राजी। हेट स्पीच के मामले ने बिगाड़ा खेल, आजम को मिली रेगुलर बेल। चुनावी दंगल में मैनपुरी के बाद अगर किसी सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है रामपुर की सदर विधानसभा सीट, जिसकी सियासत पिछले 45 साल से आजम खान और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन इस बार आजम खान चुनावी बिसात से दूर नजर आ रहे, क्योंकि हेट स्पीच मामले में आजम खान की टेंशन बढ़ी है। क्योंकि हेट स्पीच मामले ने आजम खान की टेंशन इतनी बढ़ा दी है कि उन्हें चुनाव से ज्यादा अपनी फिक्र सता रही। आजम भाई कुछ बोले, बचा है बोलने के लिए। पीछे रहिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, आजम भाई जी, आजम भाई आपके साथी छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बचा है कहने के लिए। हालांकि इस मुश्किल वक्त में आजम को थोड़ी राहत जरूर मिली। कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी, लेकिन ये रेगुलर बेल कब तक रहेगी? अब मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। मतलब एक तरफ चुनाव आखिरी पड़ाव पर होगा तो दूसरी तरफ आजम खान की धड़कनें बढ़ी होंगी। अब सवाल बड़ा है, क्या रामपुर का चुनाव बिना आजम खान के होगा? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही। एक तरफ पेशी की टेंशन है तो दूसरी तरफ आजम खान के करीबी भाजपा का दामन थामते जा रहे। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ आजम खान को मुकदमों की तारीख की टेंशन रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई उनके करीबी भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। हाल ही में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद खान उर्फ शानू ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मुन्ना मशकूर भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में आजम खान की मुश्किलें चुनावी माहौल में बढ़ी हुई हैं। हालांकि आजम खान ने रामपुर में अपने करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा है, जिस पर एक बार फिर उन्होंने भरोसा जताया, क्योंकि आजम ने इन्हें लोकसभा के उपचुनाव में भी उतारा था। अब सवाल ये है कि आसिम राजा क्या इस बार आजम खान के भरोसे पर खरा उतरेंगे, क्योंकि भाजपा ने रामपुर में आजम को चुनौती देने के लिए आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है, जो आजम और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज 43 मुकदमों में सीधे पक्षकार हैं। उनकी आजम परिवार से लड़ाई 2018 में
अब्दुल्ला के कथित फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले से शुरू हुई थी, जो आजम की विधानसभा सदस्यता जाने तक जारी है। और अब भाजपा का दावा है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा। प्रधानमंत्री जी के 8.5 वर्ष का कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के 5.5 वर्ष का कार्यकाल, इसको देखते हुए जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। और इससे पहले भी रामपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी और आजमगढ़ में भी हुई थी। जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और इस रामपुर सदर में भी आप देखिएगा, इतिहास रचा जाएगा और कमल का फूल खिलेगा। मतलब रामपुर की चुनावी जंग ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये पहली बार है जब 60% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर विधानसभा सदर सीट पर भी आजम एंड कंपनी की धड़कन बढ़ी हुई है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है गोरखपुर से, जहां दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की शाम की 6 बजे की फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि विमान कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यात्रियों को घर जाने और दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। इससे नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों का घेराव किया और गोरखपुर से दिल्ली जाने की व्यवस्था करने के बाद एयरपोर्ट के अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बाद यात्रियों ने काफी देर तक एयरपोर्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि फिर बाद में कहा जा रहा है गोरखपुर से दिल्ली जाने वाले 50 से ज्यादा यात्री एयर इंडिया की बद इंतजामी की वजह से अपनी यात्रा रद्द करके वापस घर लौटे। अब गोरखपुर से दिल्ली ये फ्लाइट जानी थी, लेकिन अचानक से कैंसिल हो गई। इसके बारे में कोई जानकारी यात्रियों को नहीं दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों पर लोगों का गुस्सा फूटा और एयरपोर्ट पर यात्रियों ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। काफी देर तक हंगामा वहां पर हुआ। करीब 50 यात्री बताए जा रहे हैं जिनको अपनी यात्रा रद्द करके वापस घर की तरफ लौटना पड़ा। अब एयर इंडिया अथॉरिटी को लेकर इनका गुस्सा है। ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी उनको नहीं दी गई। क्या वजह रही ये भी नहीं बताया जा रहा। और उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने के लिए इंतजाम किया जाए, जिस पर भी अथॉरिटी के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात खतौली उपचुनाव की करते हैं, जिसे पश्चिम पावर सेंटर बताया जा रहा है। इस सीट पर जयंत चौधरी ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत को अखिलेश यादव का साथ मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और अब सवाल बड़ा है कि क्या जयंत अकेले भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे। खतौली का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन पड़ेगा, किस पर भारी? पश्चिम का अग्निपथ जयंत रोक पाएंगे भाजपा का विजय रथ? जिस तरह दिल्ली का मिजाज लखनऊ से तय होता है, उसी तरह यूपी का मिजाज पश्चिम से तय होता है। और इस वक्त खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव ने पूरे पश्चिम का मिजाज बदल दिया है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली को नाक की लड़ाई बना लिया है, जो इसे भविष्य का चुनाव बता रहे हैं। जो लोकदल के विचारधारा से जुड़े हैं, जो गठबंधन के पार्टी के संगठन में जिम्मेदार हैं, सब लोग समझ गए कि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों की नाराजगियां हैं, जो खतौली क्षेत्र की जनता की नाराजगियां हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल लोगों के आज जुबान पे है, वो यही है। और हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अपने आप गन्ने का भाव घोषित हो और किसान के लिए लाभकारी मूल्य घोषित। सीटों के अगर समीकरण को हम देखें तो जिस तरीके से वहां पे जाट और गुजर बहुल वो सीट है, तो ऐसे में पूरी कोशिश है रालोद और सपा गठबंधन की कि वहां पर बीजेपी को पटकनी देकर एक बड़ा संदेश दिया जाए। अब देखना है कि जब 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आते हैं, तो किस तरीके से रालोद और सपा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ वहां लड़ने में कामयाब रहे हैं, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खतौली के दंगल में जयंत को अखिलेश यादव का क्या साथ मिलेगा, क्योंकि मैनपुरी में डिंपल के लिए तो अखिलेश डेरा डाल चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव खतौली और रामपुर में प्रचार करेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, वो मैनपुरी में ही कितने दिनों से अगर डटे हैं, तो उसके पीछे बीजेपी संगठन की ताकत है। क्योंकि बीजेपी ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को घेरने की जो रणनीति बनाई है, ये उसी का असर है कि अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव
खतौली या रामपुर के उपचुनाव में जाएंगे, प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर अभी संशय है और इसे लेकर वहां पर भी कुछ सुर जरूर उठ रहे हैं। अब सवाल बड़ा है, खतौली में क्या जयंत अकेले भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे? क्योंकि पश्चिम हमेशा से भाजपा का सबसे स्ट्रॉन्ग जोन रहा है। ऐसे में अगर सपा रालोद ने मिलकर खतौली को जीत लिया तो इसका मैसेज दूर तलक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव की, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि भले ही अभी तारीख का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन भाजपा की तैयारी दूसरे दलों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। निकाय का नॉकआउट राउंड, दिसंबर से काउंटडाउन। चौबीस का लिटमस टेस्ट, निकाय की पिच पर कौन साबित होगा बेस्ट? निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। जानकार निकाय चुनाव को 24 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे, इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने गुला भाग में जुट गए हैं। क्या सत्ताधारी भाजपा, क्या सपा और क्या बसपा और क्या कांग्रेस, सभी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी भाजपा की है, जिसने सभी 17 नगर निगमों में अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी घोषित कर दिए। उस कार्यकाल के समय अवधि में ही चुनाव निश्चित संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी, क्योंकि हमारे पास इतने कार्यकर्ताओं की टीम है, इतने कार्यकर्ता हैं हमारे, कि हम अलग अलग मोर्चे पर तैयारी कर सकते हैं। हम बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता मैनपुरी में भी लगे हैं, हमारे रामपुर में भी लगे हैं, हमारे खतौली में भी लगे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, और हम निकाय चुनावों की तैयारी भी व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन इस बार निकाय चुनाव कई मायनों में अलग होगा, क्योंकि 2017 के मुकाबले इस बार के निकाय चुनाव में वोटरों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इस बार 4,27,40,320 वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि 2017 में 3,33,00,000 से ज्यादा वोटर प्रदेश में थे। यानी इस बार 91,44,000 से ज्यादा वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब ये बढ़े हुए वोट किसे फायदा पहुंचाएंगे और किसे नुकसान, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सत्ताधारी बीजेपी, क्या विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, हर एक दल इस कोशिश में है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस स्थानीय निकाय के चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया जाए, जिससे 2024 की राह आसान हो सके। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। अगर वोटर की बात करें तो इस बार इस स्थानीय निकाय चुनाव में 2017 के मुकाबले 91 लाख से ज़्यादा नए वोटर जुड़े हैं। 2017 में जहां 3 करोड़ के ज़्यादा वोटर थे, तो इस बार वोटरों की संख्या बढ़कर 4,27,00,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान दिसंबर में हो सकता है। माना जा रहा कि जल्दी शासन आरक्षण का फॉर्मूला जारी कर देगा और इसके जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जा रहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और हो सकता है शीतकालीन सत्र के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से है, जहां सरकारी स्कूल में छात्रों से उर्दू में प्रार्थना कराए जाने और छात्रों को उर्दू में शिक्षा देने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मामला माचरा विकास खंड के बहरोड़ा गांव स्थित आदर्श प्राथमिक स्कूल का है, जहां स्कूल में छात्रों से उर्दू में प्रार्थना करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने पूरे ही मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब बच्चों से स्कूल में उर्दू में प्रार्थना करवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा फूटा। सरकारी स्कूल में छात्रों से करवाया जा रहा उर्दू में प्रार्थना, और अब जिलाधिकारी ने कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया और उनकी तरफ से कहा गया है कि मामले की जांच पड़ताल होगी, जो सच है वो सामने आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। छात्रों को स्कूल में उर्दू की शिक्षा देने का भी आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग। ये कहा जा रहा है कि उर्दू की शिक्षा सरकारी स्कूल में दी जा रही है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी, उसके बाद आगे कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमा कह रहा है।
तो तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अब हिंदू संगठनों की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में उर्दू की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, इसके बारे में भी शिकायत की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।